गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। अब हम क्या करते हैं, कुछ डेफिनेट इंटीग्रेशन की इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम, जो डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम्स हैं आपकी बुक के अंदर, ठीक है, मैं उनको सोल्व करने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है आपसे कि आप इस डेफिनेट इंटीग्रेशन को प्रूव करके दिखाइए कि 1/e/10x 1/e अपर लिमिट 10x t/1 + t² dt t/1 + t² dt प्लस इंटीग्रल फ्रॉम 1/e/cot x 1/e/cot x 1/t × 1 + t² 1/t × 1 + t² dt = 1। ठीक है ना। अब ये आपको प्रूव करना है कि ये जो लेफ्ट साइड का इंटीग्रल है ये 1 के इक्वल है। ठीक है, फॉर ऑल द वैल्यूज ऑफ x फॉर विच 10x एंड cot x आर डिफाइंड, फॉर ऑल x फॉर विच 10x एंड cot x आर डिफाइंड, फॉर विच 10x एंड cot x आर डिफाइंड। जिसके लिए 10x और cot x डिफाइंड होते हैं उन सभी x की वैल्यू के लिए आपने इन दोनों इंटीग्रल का जो सम है वो किसके इक्वल प्रूव करना है, 1 के इक्वल प्रूव करना है। अब आप देखिएगा हम इसको कैसे प्रूव करते हैं। ये बढ़िया क्वेश्चन है, देखो आप किस तरीके से इसको प्रूव करेंगे। हम लेफ्ट साइड को सोल्व करेंगे और राइट के इक्वल इसका रिजल्ट प्रूव कर देंगे। लेकिन जब लेफ्ट साइड को सोल्व करते हैं तो देखो यहाँ लिमिट आपकी मैच नहीं करती है। मैं इसको, ये मेरा क्या है, मैं मान लेता हूँ ये इंटीग्रल मेरा I1 है, प्लस ये इंटीग्रल मैं मान लेता हूँ I2 है। दोनों का सम 1 के इक्वल प्रूव करना है। ठीक है, हम क्या करते हैं, I2 इंटीग्रल को सोल्व करते हैं। ये 1/e/10x है, ये 1/e/cot x है। तो मैं जो दूसरा इंटीग्रल है 1/e से अपर लिमिट cot x 1/t × 1 + t² dt, इसको सिंप्लीफाई करता हूँ और इसके अंदर मैच करने की या इसके अंदर इसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। कैसे, देखो यहाँ t/1 + t² है, यहाँ 1/t × 1 + t² है, तो नीचे t है, यहाँ ऊपर t है या नीचे t है, ये फैक्टर दोनों का सेम है। तो हम क्या करते हैं, इसमें सब्स्टिट्यूशन करते हैं, पुट t = 1/m। t को क्या पुट कर देते हैं, 1/m। देखो इससे क्या होगा, आपका dt कितना आएगा, -1/m² dm। dt कितना आएगा, -1/m² dm, यहाँ रख दो आप। तो I2 इंटीग्रल आपका कितना बन जाएगा, 1/e। ठीक है, ये आपके पास क्या बन जाएगी, लोअर लिमिट क्या होगी। अब देखो मैं t की लिमिट से m की लिमिट कैलकुलेट करूंगा तो m = 1/t। t की लोअर लिमिट कितनी है, t की लोअर लिमिट 1/e है। अगर आप यहाँ पर 1/e लिखेंगे तो बेटा आपको m की लोअर लिमिट कितनी मिलेगी, e। अच्छा, अपर लिमिट कितनी है, cot x, तो m = 1/cot x, तो 1/cot x कितना होता है, 10x, तो अपर लिमिट कितनी हो जाएगी, 10x। यहाँ पर क्या है, 1/t, t क्या रखा आपने, 1/m, तो m ऊपर चला जाएगा, 1 + t², तो 1 + 1/m², क्योंकि t अगर 1/m है तो t² 1/m² होगा। dt कितना है, माइनस, तो वो माइनस तो मैं बाहर लिख देता हूँ, 1/m² × dm। देखना ध्यान से आप, I2 = -e/10x, ये जो पार्ट है हमारा ये क्या आएगा, इसका एलसीएम m², तो यहाँ क्या आएगा, m² + 1/m², तो ऊपर तो m dm हो गया, नीचे आपके पास देखो इसका एलसीएम आ जाएगा m² + 1, तो 1 + m² / m² × m², यही पार्ट बनेगा डिनोमिनेटर के अंदर। इस m² से m² कैंसिल। अब आपके पास I2 आएगा माइनस का इंटीग्रल फ्रॉम e/10x, e से लेकर कहाँ तक, 10x तक, माइनस और m dm ऊपर, नीचे आपका 1 + m²। यहाँ तक आप आसानी से सोल्व कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ तक तो मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ आपके पास इसको पुट करके इसको फर्स्ट इंटीग्रल के इक्वल कन्वर्ट करने की कोशिश की है। देखो t/1 + t² है या m/1 + m² आ गया। और डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड नहीं करता। अगर मैं उस प्रॉपर्टी को यहाँ यूज करता हूँ तो -e/10x ये बेटा क्या बन जाएगा, t/1 + t² dt। मैं इसको ऐसा भी लिख सकता हूँ क्योंकि डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड नहीं करता। तो आप m/1 + m² को t/1 + t² dm की जगह dt लिख सकते हो।
अब यहाँ तक आपने कैलकुलेट कर लिया है, ठीक है। कहाँ से कहाँ तक है हमारी लिमिट, ई से लेकर के 10x तक, बाहर क्या है माइनस है, ठीक है। अब यहाँ देखो आपका जो पहला इंटीग्रल है उसमें लिमिट कहाँ से कहाँ है 1/e/10x, लेकिन ये कितना है e/10x है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, अपर लिमिट इसकी जो है फर्स्ट इंटीग्रल I1 की, क्योंकि मैं I2 को सोल्व करके I1 के अंदर कन्वर्ट करूंगा, तो यहाँ e/10x है, यहाँ इसकी लिमिट है 1/e/10x, तो अपर लिमिट दोनों की क्या करती है मैच करती है, लोअर लिमिट मैच नहीं करती। तो क्या करिएगा, अब देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से, माइनस का हमारे पास उसकी लोअर लिमिट क्या है e, अपर लिमिट कितनी है बेटा 10x है, ठीक है। आगे कौन है t/1 + t² dt, ठीक है। क्या करते हैं इसकी लिमिट को ब्रेक कर देते हैं, लेकिन माइनस तो बाहर है, इसको बाहर ही रहने दीजिए। किसको सिंप्लीफाई किया जा रहा है I2, ये I2 की वैल्यू है। अब देखो आप e से लेकर 10x तक है हमारा 1/e/10x I1 है, तो मैं इसकी लिमिट को ब्रेक करता हूँ, e से लेकर 1/e तक t/1 + t² dt, ठीक है। और 1/e से लेकर के 10x तक दो पार्ट में लिमिट को क्या किया ब्रेक किया, t/1 + t² dt, ठीक है। अब देखो e से 10x तक मैं कैसे गया e to 1/e और 1/e/10x। अब आपको प्रॉब्लम किस बात में होगी कि सर आपने ये 1/e पे कैसे ब्रेक कर दिया, ठीक है, क्योंकि e/10x था तो e/10x ही गया हूँ, बीच में एक पॉइंट ये कहाँ से ढूंढ लिया, ये हमने अपनी अकॉर्डिंग, क्योंकि उसने क्या कहा है ये कि ये जो आपका डिफाइंड है ये उन सभी x की वैल्यू के लिए डिफाइंड है जो 10x और कोटेक्स जिस पे डिफाइंड है। इसका मतलब e से ये जो आपका 1/e नंबर है, 10x भी कोई ना कोई नंबर है, सब वो x की वैल्यू वो जिसके लिए 10x और कोटेक्स डिफाइंड है उसके लिए ये सिस्टम बना है। तो 1/e क्या है 1/e, e का मतलब 2.7, मतलब 0 पॉइंट समथिंग नंबर है, और ये कितना है 2 पॉइंट समथिंग, तो 2 से 0 पॉइंट समथिंग, फिर 0 पॉइंट समथिंग थे 10x जितना भी होता है, ठीक है। अब आपको प्रॉब्लम क्या हुई कि देखो हमने जो पढ़ा है पार्ट कि अगर लोअर से अपर लिमिट के बीच में कोई C पॉइंट एग्जिस्ट करता है तो आप A to C और C to B जा सकते हैं, लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि अगर आपको, अभी मैं एक इम्पोर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ, आपने हमेशा ध्यान रखना है कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में अगर कोई पॉइंट होता है सिर्फ तभी उस पॉइंट पर लिमिट ब्रेक होती है, ऐसा नहीं है, ठीक है। ऐसा भी हो सकता है कि अगर आपका पॉइंट उस अपर और लोअर से अपर लिमिट के दायरे से बाहर हो या लोअर और अपर लिमिट के दायरे से पहले हो, फिर भी आप उस पॉइंट के कॉरस्पॉन्डिंग लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। अभी मैं इस चीज़ को आपको क्लियर करूंगा। अगर ये 1/e जो नंबर है ये e और 10x के बीच में है, e और 10x के आगे है या e और 10x के दायरे से पीछे है, तब भी मैं 1/e के कोरस्पोंडिंग क्या कर सकता हूँ लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ, ठीक है। तीनों कंडीशन पे लिमिट ब्रेक होती है। जो वो पॉइंट है आपका जिस पर लिमिट ब्रेक करना चाहते हो वो पॉइंट या तो लोअर और अपर लिमिट के बीच में होना चाहिए, या लोअर और अपर लिमिट के आगे होना चाहिए, या लोअर और अपर लिमिट से पीछे होना चाहिए, तब भी उस पॉइंट पर लिमिट ब्रेक करोगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और इस बात को मैं क्लियर कर दूंगा, पहले आप इस क्वेश्चन को देख लीजिएगा। I2 = देखो माइनस e to 1/e, ये अलग e to 1/e t/1 + t² dt, आगे जाएगा माइनस तो 1/e/10x t/1 + t² dt। अब ये कितना है, ये 1/e/10x t/1 + t² dt, ये तो I1 है, तो ये कितना हो जाएगा I2 = माइनस e to 1/e t/1 + t² dt माइनस कितना I1, ये I1 इधर आएगा तो व्हाट इज I1 + I2 कितना हो गया माइनस e to 1/e t/1 + t² dt। तो ये हमारे पास I1 + I2, यही हमारा कंप्लीट इंटीग्रल क्या है I है, ठीक है, जिसको हम लेफ्ट साइड में I1 + I2 को क्या कह रहे हैं हम I कह रहे हैं, ठीक है। तो इसको 1 के इक्वल प्रूव करना है, यही हमारा क्या है कैपिटल I है। अब देखो इसको डेफिनेट इंटीग्रेशन कैलकुलेट करने में अब आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, e से लेकर 1/e तक
टी बाई वन प्लस टी स्क्र डी टी। कैसे नहीं आएगी, नीचे क्वाड्रेटिक ऊपर लीनियर, तो इस क्वाड्रेटिक के डेरिवेटिव में ऊपर वाले लीनियर फंक्शन को कन्वर्ट करो, 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दो, तो ये क्या बन गया, नीचे फंक्शन ऊपर डेरिवेटिव, तो इसका इंटीग्रेशन क्या आएगा, बाहर तो -1/2 है, तो log ऑफ दिस फंक्शन 1 प्लस टी स्क्र, और आपकी लिमिट कहाँ से कहाँ है, ई से लेकर के 1/e तक। अब आसानी से आप कैलकुलेट कर सकते हो, -1/2 बाहर। अब देखो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस इंटीग्रल कोरस्पोंडिंग टू अपर लिमिट, log 1 प्लस टी स्क्र का मतलब 1/e², तो log 1 प्लस 1/e² माइनस log कितना आ जाएगा 1 प्लस e², ठीक है, यही आएगा। अब बताइए अगर मैं इसका एलसीएम लेता हूँ तो -1/2, नहीं एलसीएम नहीं बेटा, इसको सोल्व करता हूँ तो ये क्या बन जाएगा, 1 प्लस e² का लो, 1 प्लस e²। अब ये 1 प्लस e²/e² है, तो माइनस का log e², ठीक है, और माइनस का log 1 प्लस e², कॉन्स्टेंट पॉजिटिव चीज़ है, मोड लगाने से कोई फायदा नहीं, ये दोनों टर्म क्या हो जाएंगी, कैंसिल। अब ये कितना है, -1/2 इंटू माइनस log e², तो -1/2 इंटू माइनस log e², तो ये प्लस हो जाएगा। log e² को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 log ऑफ e, तो ये 2 से 2 कैंसिल, log e 1 होता है तो 1 आ जाएगा, ये हमारे पास इसका राइट साइड है। तो इस तरीके से हम इसका जो दूसरा पार्ट है इसको सिंप्लीफाई करके और इसकी सिंप्लीफिकेशन में फर्स्ट पार्ट को क्रिएट करके हम I1 प्लस I2 कैपिटल I का इंटीग्रल का वैल्यू 1 प्रूव कर देते हैं। अब जो मैंने ये लिमिट को ब्रेक किया है, अभी मैं आपको समझाता हूँ कि क्यों हम लोअर और अपर लिमिट के बीच में अगर पॉइंट नहीं भी होता तब भी लिमिट ब्रेक कर देते हैं, तो हमारी सेंस मेंटेन रहती है। अब इस पॉइंट को हम क्लियर करते हैं। ये जरूरी नहीं है कि लोअर और अपर लिमिट के बीच में ही पॉइंट होगा तभी आप लिमिट को ब्रेक कर पाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है। बस उस पाथ के ऊपर, जिस पाथ पे लोअर और अपर लिमिट है उसी पाथ पे वो पॉइंट होना चाहिए, चाहे वो उन दोनों लोअर और अपर लिमिट के बीच में हो, ठीक है, चाहे उसके बाद हो, चाहे लोअर और अपर लिमिट से पहले हो। अभी मैं आपको इस कंसेप्ट को क्लियर कर देता हूँ। देखो मान लीजिए आपके पास कोई भी फंक्शन है, ठीक है, ये आपका कोई फंक्शन है f(x), कहाँ से कहाँ तक जाता है ये, a to b, a से लेकर b तक, ठीक है, सही है। अब देखो मेरे को इंटीग्रल कैलकुलेट करना है a to b f(x) dx, ठीक है, तो a to b f(x) dx क्या बताएगा, a to b f(x) dx a से लेकर b तक जितने भी एरियाज बनेंगे उनका एल्जेब्रिक सम ये बताएगा, इसको कैलकुलेट करेगा ना, ठीक है। तो a to b f(x) dx का काम है ये एरिया, ये सिर्फ इतना ही एरिया आएगा, ठीक है, एल्जेब्रिक सम ऑफ ऑल द एरियाज बिटवीन a to b, यही बताएगा ना ये। अब देखो अगर कोई पॉइंट C इसी एरिया को कैलकुलेट करने का, जो a to b f(x) dx में कैलकुलेट करना चाहता हूँ, तो ये a to b f(x) dx का मतलब इस एरिया को कैलकुलेट करेगा, ये आपका जो इंटीग्रल लिखा है आपने। अगर C कोई पॉइंट है जो लोअर और अपर लिमिट के बीच में नहीं है, कहाँ है, पहले है, ठीक है, ऐसा नहीं है कि a to b अगर आपने एरियाज का एल्जेब्रिक सम निकालना है तो C यही होना चाहिए लोअर और अपर लिमिट के बीच में, तभी आप लिमिट को ब्रेक करोगे। नहीं, अगर C लोअर और अपर लिमिट की रेंज से बाहर है, सिर्फ इस रास्ते पे होना चाहिए जिस रास्ते पे आपका इंटरवल a to b है। अगर C आपका दोनों से पहले है तो क्या मैं C पे लिमिट को ब्रेक कर सकता हूँ, कर सकता हूँ। देखो करके देखो, आप कहाँ से कहाँ जाओगे, a to c। अब देखो a b के रास्ते में भी नहीं है C, ठीक है, तो a to c f(x) dx प्लस फिर C से कहाँ जाओ आप, b तक f(x) dx, बात बराबर है बेटा, ठीक है। ये जो दोनों इंटीग्रल का सम है वो a to b f(x) dx के एरिया को ही रिप्रेजेंट करेगा। कैसे, देखो आप I इज इक्वल टू, ये क्या है, a to c f(x) dx, ये कितना है C to b f(x) dx। अगर C कितना, C क्या है, दोनों की इंटरवल से बाहर है, तो देखो दूसरा पार्ट मेरा कितना है, C to b f(x) dx है, C to b f(x) dx है, ठीक है ना। पहला पार्ट क्या है, a to c f(x) dx, मैंने दूसरे पार्ट को पहले लिख लिया, पहले पार्ट को दूसरा बना दिया, कोई दिक्कत नहीं है, उससे क्या फ़र्क पड़ता है। C to b f(x) dx, इसको क्या लिख सकता हूँ मैं,
अरे तुम एक बात बताओ, ये सी टू बी एफ एक्स डी एक्स है प्लस ए टू सी एफ एक्स डी एक्स है, तो मैं इसको माइनस का सी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ, माइनस का सी टू ए एफ एक्स डी एक्स लिख सकता हूँ। तो ये क्या बन गया, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स माइनस सी टू ए एफ एक्स डी एक्स। तो मेरे को एक बात बताओ, ये चीज़ क्या है। देखो मैंने क्या किया है, इस सी पॉइंट इन दोनों के इंटरवल से बाहर था, तब भी मैंने ए सी पे ब्रेक कर दिया ए टू बी की लिमिट को, ए टू सी अलग सी टू बी अलग। तो क्या इन ये बात और ये जो दोनों इंटीग्रल का सम है वो सेम एरिया को रिप्रेजेंट करते हैं? बिल्कुल। ये डेफिनेट इंटीग्रल किसको रिप्रेजेंट करेगा, इस जगह को रिप्रेजेंट करेगा। तो ये भी इसी जगह को रिप्रेजेंट करेंगे दोनों सम होकर के। कैसे, सी टू बी, ये पार्ट क्या है, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, इसको पहले लिख लो, और ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को तो मैं लिख सकता हूँ, जोड़ ही तो है। तो सी टू बी एफ एक्स डी एक्स, ये ए टू सी एफ एक्स डी एक्स को माइनस सी टू एफ एक्स डी एक्स लिखा जा सकता है, क्योंकि लिमिट एक बार लोअर और अपर लिमिट को इंटरचेंज करोगे तो एक नेगेटिव से आप मल्टीप्लाई कर दो सिर्फ। अब आप इसको पढ़ के देखो, सी टू बी एफ एक्स डी एक्स मतलब सी से लेकर के बी तक का इंटीग्रल, उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दिया है सी टू ए एफ एक्स डी एक्स। मतलब ये जो रिजल्ट है, ये जो दोनों का सब्ट्रैक्शन है, ये क्या बता रहा है मेरे को, ए सी से लेकर बी तक जो भी एफ एक्स डी एक्स है, मतलब सी टू बी एफ एक्स डी एक्स के अंदर से आप सी टू ए एफ एक्स डी एक्स का इंटीग्रल क्या कर दो, सब्ट्रैक्ट कर दो। तो आपके पास किसका इंटीग्रल बचेगा, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का। इन दोनों के सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या है, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स। और ये दोनों सब्ट्रैक्ट हो गए, किस जगह का एरिया रिप्रेजेंट करेंगे, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स को ही रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसका मतलब ये दोनों का सब्ट्रैक्शन यही चीज बता रहा है। तो मैं अगर पॉइंट सी बाहर होता है तब भी पॉइंट सी के ऊपर आपके लिमिट को क्या कर सकता हूं, ब्रेक कर सकता हूं। अगर आपका सी आगे भी होगा तब भी लिमिट ब्रेक कर पाएंगे। अगर दोनों लोअर और अपर लिमिट के बीच में होगा तब भी आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। अब खुद समझ सकते हैं कि ए टू बी एफ एक्स डी एक्स का मतलब है इस एरिया को कैलकुलेट करना। सी अगर बाहर है तो मैंने क्या किया है, पहले ए टू सी, मतलब पहले मैंने ए से लेकर सी तक का इंटीग्रल कैलकुलेट किया, उसमें सी से बी तक का इंटीग्रल जोड़ दिया। तो देखो ए टू सी आया, फिर मैं सी से बी तक का इंटीग्रल जोड़ रहा हूं, तो इतना पार्ट तो देखो इसकी डायरेक्शन ए टू सी और फिर सी टू बी, तो ये पार्ट तो बेटा कैंसिल हो गया। ये किसके इक्वल बच रहा है, ए टू बी के ही तो इक्वल बच रहा है। तो आपको ए टू बी एफ एक्स डी एक्स के इंटीग्रल की ये जो ब्रेकिंग की प्रॉपर्टी है, अब इसको क्लियर कर लेना है कि ऐसा जरूरी नहीं है कि वो पॉइंट लोअर और अपर लिमिट के बीच में होगा जिस पर लिमिट को ब्रेक करना चाहते हैं तभी हम ब्रेक कर पाएंगे। नहीं, वो उस लोअर और अपर लिमिट के रास्ते में होना चाहिए। ठीक है, चाहे बीच में हो, चाहे आगे हो, चाहे वो पीछे हो, आप लिमिट को ब्रेक कर सकते हैं। इसलिए मैंने 1/e पर उस लिमिट को ब्रेक किया, क्योंकि 1/t उस रास्ते पे एग्जिस्ट करेगा जो लोअर और अपर लिमिट का रास्ता है। ठीक है, क्योंकि 10x और आपका जो e है वो उस x एक्सिस के पाथ पे ही बिलोंग करते हैं। ठीक है, अब ये मैंने एक क्वेश्चन को आपको सोल्व कर दिया है। अब जो हम सेकंड क्वेश्चन सोल्व करेंगे उस क्वेश्चन को देखिएगा। अब ये पूछा गया है पहले जेईई मेन के अंदर, i इज इक्वल टू इंटीग्रेशन फ्रॉम 2 to 4 log ऑफ एक्स स्क्वायर डिवाइड बाई, देखो बड़ा आसान क्वेश्चन है ये, जेईई मेन में पूछा गया था, log एक्स स्क्वायर प्लस log ऑफ 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर। वो कहता है कि आप इसका डेफिनेट इंटीग्रल कैलकुलेट करिए। कैसे करेंगे, i इज इक्वल टू, देखो ये एक आसान क्वेश्चन है जो डायरेक्टली आपको दिखाई नहीं देता, थोड़ा सा आप इसमें सिंप्लीफिकेशन करेंगे। कहाँ से कहाँ तक जा रही है लिमिट, 2 to 4। ये log x स्क्वायर है तो इसको बेटा log m की पावर n क्या होता है, n log m। अगर उस प्रॉपर्टी को अप्लाई करूंगा तो 2 log x लिख सकता हूँ। ये भी कितना है, 2 log ऑफ x प्लस ये क्या चीज़ है, log ऑफ, देखो x स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर माइनस 12x, तो दिस इज x माइनस 6 का स्क्वायर। तो x माइनस 6 के स्क्वायर को 2 log ऑफ x माइनस 6 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। तो ये 2 तो कॉमन आके बेटा क्या हो जाएगा, कैंसिल। क्या बचता है हमारा इंटीग्रल, लोअर टू अपर लिमिट 2 to 4 log x डिवाइड बाई, नीचे कितना है, log ऑफ x प्लस log ऑफ x माइनस 6 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x।
ठीक है। अब इतना सिंप्लीफाई करने के बाद अब आपने क्या करना है, इसके ऊपर अपनी किंग प्रॉपर्टी अप्लाई कर देनी है। अगर आप किंग प्रॉपर्टी अप्लाई करोगे तो अकॉर्डिंग टू किंग प्रॉपर्टी क्या होगा, आप अपने फंक्शन के एक्स वेरिएबल को किंग प्रॉपर्टी का जो जर्नल रिजल्ट है उसको दिमाग में रखना हमेशा कि हम क्या कर सकते हैं, ए टू बी एफ एक्स डी एक्स किसके इक्वल लिखा जा सकता है, ए टू बी एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स डी एक्स। ठीक है, तो अगर आप ये याद रखेंगे तो ये किंग प्रॉपर्टी का इसी से किंग प्रॉपर्टी को क्रिएट किया गया है 0 to a। ठीक है, तो इसको अप्लाई करते हैं हम बहुत बार। अब इसको अप्लाई यहाँ पर करेंगे तो ए टू बी एफ एक्स डी एक्स में मैं इनपुट को किससे चेंज कर सकता हूँ, मतलब एक्स इनपुट के फंक्शन को फ्रॉम ए टू बी मैं क्या लिख सकता हूँ, ए प्लस बी माइनस एक्स का एफ इंटू डी एक्स। तो बताइए अकॉर्डिंग टू द जनरल रिजल्ट ऑफ द किंग प्रॉपर्टी हम एक्स वेरिएबल को फंक्शन के अंदर किससे चेंज कर सकते हैं, लोअर लिमिट प्लस अपर लिमिट का एडिशन माइनस एक्स। इसका मतलब उस प्रॉपर्टी के अकॉर्डिंग एफ एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एफ ऑफ ए प्लस बी माइनस एक्स। तो ए प्लस बी 6 माइनस एक्स, तो एक्स को किससे चेंज कर सकते हैं आप, 6 माइनस एक्स से। ठीक है, तो एक्स को किससे चेंज कर दो, लोअर प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से। ठीक है, यहाँ पर भी अगर इसको अप्लाई करोगे एफ एक्स के अंदर एक्स को किससे चेंज करो, लोअर प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स, तो 6 प्लस एक्स माइनस 6, तो यहाँ पर बचेगा सिर्फ एक्स, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स। अब ये हमारी क्या आ गई, सेकंड इक्वेशन। इससे ज़्यादा क्या सोल्व करेंगे, अब आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन दोनों को ऐड कर दो। अगर दोनों को ऐड करेंगे तो 2i इज इक्वल टू 2 to 4। देखो दोनों का जब राइट साइड ऐड होगा तो दोनों की लिमिट सेम है, तो एक लिमिट के अंदर ही दोनों इंटीग्रल का सम कर दो। जब इन दोनों इंटीग्रल का सम करोगे तो log x प्लस log ऑफ 6 माइनस एक्स, लोअर प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स। तो यहाँ भी क्या किया है तुमने, गलत लिख दिया, ये x को किससे चेंज करोगे, 6 माइनस एक्स से। तो x को 6 माइनस एक्स से चेंज किया है, तो यहाँ पर आपके पास कितना बचा है, ये कितना है 6 माइनस एक्स का स्क्वायर। ये जो बेटा आपने लिखा है इसको मैं 6 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ और x माइनस 6 का स्क्वायर। तो आप क्या करना, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर लिखना है इसको। ठीक है, तो उसके बाद आपका यहाँ पर प्लस एक्स बच जाएगा, तो log x ऊपर वाला प्लस log 6 माइनस एक्स, ठीक है ना, डिवाइड बाई नीचे भी क्या आएगा, दोनों इक्वेशन को ऐड करने पर log x प्लस log 6 माइनस एक्स। ठीक है, इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो 2i इज इक्वल टू 1 का इंटीग्रेशन x के रिस्पेक्ट में x होगा, 2 to 4, तो 4 माइनस 2 द रिजल्ट इज 2। तो इसका मतलब i कितना आएगा आपके पास, 1 आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से ये सिर्फ क्या है, ये किंग प्रॉपर्टी के जनरल रिजल्ट का क्वेश्चन है। ये मैंने क्यों लिखा है, अपने डाउट नहीं रखना है। 36 माइनस 12x प्लस एक्स स्क्वायर, इसको मैं x माइनस 6 का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर भी लिख सकता हूँ। आप क्या लिखना है इसको, 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, फिर log 6 माइनस एक्स का स्क्वायर, log m की पावर n log ऑफ m। ठीक है, तो log x बाई log x प्लस log 6x माइनस एक्स, इस पे आप इस प्रॉपर्टी को अप्लाई करेंगे तो ऊपर तो आपके पास क्या हो जाएगा, x को किससे चेंज कर पाओगे, लोअर प्लस अपर लिमिट का जोड़ माइनस एक्स से। तो 6 माइनस एक्स, यहाँ भी x को 6 माइनस एक्स, यहाँ x को अगर 6 माइनस एक्स से चेंज करोगे तो माइनस का 6 और प्लस का x हो जाएगा, और माइनस का 6 उस प्लस 6 को 0 बना देगा। तो आपके पास क्या बच जाएगा जोड़, ये आपके पास सिर्फ x बच जाएगा। उसके बाद आप फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को ऐड करेंगे तो आपका इंटीग्रल आसानी से कैलकुलेट हो जाएगा। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को कर लेंगे। सीबीएसई में भी पूछा जा सकता है इस क्वेश्चन को, ये जेईई मेन का क्वेश्चन है। ठीक है, आप इसको कर सकते हैं आसानी से। अब देखिएगा हम नेक्स्ट प्रॉब्लम सोल्व करते हैं। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है फॉर एक्स पॉजिटिव, वो क्या कहता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फॉर एक्स पॉजिटिव, पॉजिटिव एक्स की वैल्यू के लिए क्या बोल रहा है, लेट एफ एक्स इज इक्वल टू, आप मान लीजिएगा कि एफ एक्स कितना है, इंटीग्रेशन फ्रॉम 1 to x log t बाई टी प्लस 1 to x log ऑफ t बाई टी प्लस 1 dt। ये आपको एफ एक्स दिया हुआ है। फाइंड द वैल्यू, पहले तो कहता है फाइंड द फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। फाइंड द फंक्शन एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स। पहले तो आपसे क्या कह रहा है कि आप इस फंक्शन को कैलकुलेट करो एंड शो दैट
एंड शो दैट, और उसके बाद ये शो करके दिखाइए, एंड शो दैट एफ ई प्लस एफ वन बाई ई, एंड शो दैट एफ ई प्लस एफ वन बाई ई इज इक्वल टू 1/2। और आप इस चीज़ को फिर शो करके दिखाइएगा, ठीक है। एंड शो दैट एफ ई प्लस एफ वन बाई ई इज इक्वल टू 1/2। कैसे प्रूव करेंगे? देखिए, कभी आपने इन लिमिट से नहीं टेंशन लेनी है कि लिमिट आपको क्या लिखी हुई है, ठीक है। तो कैसे प्रूव करेंगे? log t बाई टी प्लस 1 to x आपकी लोअर और अपर लिमिट है। देखिएगा इस क्वेश्चन को, ये जैसे मैंने पिछले क्वेश्चन को किया है वैसा का वैसा है, ठीक है। जो स्टार्टिंग वाला क्वेश्चन किया था 1 to x, ये कितना है? log t विद बेस e t प्लस 1, ठीक है, dt हो गया। अब आपने क्या करना है कि पहले तो वो क्या कहता है कि आप एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इसका जोड़ कैलकुलेट करिए। तो अगर एफ एक्स आपका 1 to x log t बाई टी प्लस 1 dt है, तो बेटा अगर मैं एफ ऑफ 1 बाई एक्स कैलकुलेट करना चाहूँ इसी से, तो log x एफ एक्स से एफ वन बाई एक्स कैसे कैलकुलेट करेंगे? अगर आपके पास एफ एक्स होता है तो एफ 5 कैलकुलेट करना है, तो जहाँ भी x है वहाँ 5 रखते हैं, तो एफ एक्स से एफ वन बाई एक्स कैसे आएगा? एफ एक्स में जहाँ भी x है वहाँ पर क्या रखो आप? 1 बाई एक्स रखो। तो एफ एक्स में जहाँ भी x है वहाँ पर मैंने क्या लिख दिया? 1 बाई एक्स लिख दिया। तो ये कितना है? log t बाई टी प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t dt। अब इन दोनों का सम करो, क्या? एफ एक्स प्लस एफ वन बाई एक्स इज इक्वल टू कितना बन गया ये? 1 to x log t बाई टी प्लस 1 dt। अब देखना, मैंने जो फर्स्ट क्वेश्चन किया था उसके जैसा ही है ये, 1 to 1 बाई एक्स, ये कितना है? log t बाई टी प्लस 1 इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू t, यही बना है। तो ये हमारा एफ एक्स प्लस 1 बाई एक्स है, जिसको हम क्या करेंगे? कैलकुलेट करेंगे। यहाँ भी क्या करोगे आप? जो हमारा फर्स्ट पार्ट की लिमिट है 1 to x log t बाई टी प्लस 1 dt, दूसरे पार्ट में है 1 to 1 बाई एक्स log t बाई टी प्लस 1 dt। अब क्या करता हूँ मैं? इसको I1 मान लेता हूँ कि ये मेरा क्या है? I1 है, और ये क्या है? I2 है। इन दोनों को अलग अलग सेपरेट करता हूँ। अब इसको सिंप्लीफाई करके इसमें इसको जनरेट किया जाता है। कैसे? आप इसके अंदर लिमिट 1 to 1 बाई एक्स है ना, तो आप क्या करो? आप इसमें इस वेरिएबल मतलब x को 1 बाई एम पुट कर दो, t को आप क्या कर दीजिए? 1 बाई एम पुट कर दीजिए। दोनों को मैच करेंगे हम, जिससे ये ऐड हो जाएं। तो अगर मैं t को 1 बाई एम इसके अंदर क्या किया? सब्स्टिट्यूशन करेंगे कि t को रेसिप्रोकल वेरिएबल, मतलब आप इसमें t वेरिएबल को किसी भी वेरिएबल के रेसिप्रोकल के इक्वल पुट कर दो। तो अगर मैं t को 1 बाई एम पुट करता हूँ तो यहाँ dt क्या बनेगा? माइनस का 1 बाई एम स्क्वेयर dm। अब बताओ, अगर m की मैं लिमिट कैलकुलेट करता हूँ तो m कौन है यहाँ? 1 बाई टी की लोअर लिमिट 1 है, तो m की भी लोअर लिमिट कितनी आएगी? 1। अगर t की अपर लिमिट 1 बाई x है तो m की अपर लिमिट कितनी आ जाएगी? x। तो दोनों की मैं लिमिट को क्या करूँगा? अब यहाँ इक्वेट करता हूँ, तो कितना बन जाएगा? 1 to x, ये तो है ही आपका log t बाई टी प्लस 1 dt, ठीक है। इसकी जो लिमिट है 1 बाई एक्स, उसको x में कन्वर्ट कर देंगे। 1 तो 1 ही आएगा रेसिप्रोकल वेरिएबल के इक्वल। अगर मैं t को पुट करूँगा तो देखो लिमिट मैच कर गई ना, अब 1 to x ही आ गई। m की लोअर लिमिट 1 है, अपर लिमिट x है। t को 1 बाई एम पुट किया है, तो ये ऊपर क्या बन गया आपके पास? log 1 बाई एम। नीचे क्या बन गया है? 1 बाई एम प्लस 1 इंटू ये क्या है? dt माइनस का 1 बाई एम स्क्वेयर डी एम, माइनस का 1 बाई एम स्क्वेयर डी एम, ठीक है। सोल्व करो। 1 to x log t बाई टी प्लस 1 dt। अब बताइए, माइनस तो आ गया बेटा बाहर, 1 से लेकर कहाँ तक है? x तक। अब इसको सोल्व करेंगे तो log m बाई एन, तो log 1 तो 0, माइनस का log m लिख दिया जाएगा। log m बाई एन की प्रॉपर्टी लगाएंगे तो log m 1 हो जाएगा, माइनस का log m, ठीक है। अब log 1 की वैल्यू 0 होती है तो माइनस log m बचेगा, ऊपर log m बाई एन लगाओगे तो नीचे कितना? इसका एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस m डिवाइड बाई m, ये कितना है? 1 बाई एम स्क्वेयर एंड डी एम। एक m से m क्या हो गया? कैंसिल। अब देखो बेटा, 1 से लेकर के x तक log t बाई टी प्लस 1 dt, यहाँ आपके पास क्या आ रहा है? माइनस 1 to x। ऊपर ये देखो, ये माइनस है ना, ये जो अंदर वाला ये इस माइनस को प्लस कर देगा, ठीक है। अब 1 to x, ऊपर आपके पास क्या है? log m,
ठीक है। log m को मैं हर जगह t से भी लिख सकता हूँ, तो log t, और ये नीचे क्या बन गया, t इंटू टी प्लस 1 dt, m इंटू एम प्लस 1 dm बनता, लेकिन डेफिनेट इंटीग्रल वेरिएबल की टाइप पे डिपेंड नहीं करता, हर जगह हम t भी लिख सकते हैं। अब ये हमारे पास क्या आता है, fx प्लस f1 बाई एक्स आता है, किसके इक्वल, देखो 1 टू एक्स log t बाई टी प्लस 1 dt प्लस 1 टू एक्स log t बाई टी इंटू टी प्लस 1 dt। अब दोनों इंटीग्रल का सम हो जाएगा। अब दोनों इंटीग्रल का सम करेंगे तो एक लिमिट लिख लो और दोनों इंटीग्रल को जोड़ दो, क्योंकि दो लिमिट है, दोनों लिमिट सेम है, दोनों के इंटीग्रल अलग अलग है, तो सेम लिमिट में दोनों इंटीग्रल का सम कर देंगे हम। log t बाई टी प्लस 1, आगे वाले में क्या है, log t बाई टी इंटू टी प्लस 1 इंटू क्या है dt, यही हमारा इंटीग्रल है। तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स इज इक्वल टू क्या होगा, इसमें बताइए क्या होगा, 1 से लेकर के x तक 1 बाई log t बाई क्या कॉमन आ जाएगा, log t बाई टी प्लस 1, ये दोनों में से कॉमन आ गया, क्या बचा 1 प्लस 1 बाई टी डी टी, कुछ नहीं किया मैंने, log t बाई टी प्लस 1 दोनों में है, दोनों में से कॉमन आया तो यहाँ 1 बचेगा, यहाँ 1 प्लस 1 बाई टी बचेगा। अगर इस कैल्शियम लेके मैं सोल्व करूँगा तो बेटा t प्लस 1 बाई टी आ जाएगा, इस t प्लस 1 से ये t प्लस 1 कैंसिल, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स क्या आता है, इंटीग्रल फ्रॉम 1 टू एक्स, ऊपर log t है और नीचे कितना है t है, तो आप यूँ समझो कि log t इंटू ये कितना है आपके पास 1 बाई टी, आगे कौन है डी टी, तो ये क्या बन गया एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, क्यों, क्योंकि log t की पावर है 1 इंटू एफ डैश एक्स, तो एफ एक्स की पावर n इंटू ये 1 बाई टी क्या है, इसी का डेरिवेटिव, तो एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स। अगर कोई डायरेक्ट नहीं समझता कोई बच्चा तो वो क्या करेगा, इस log t को यहाँ पर z पुट कर देगा, ठीक है, तो 1 बाई टी डी टी डी जेड बन जाएगा, तो उससे वो क्वेश्चन सोल्व हो जाएगा। या फिर आप डायरेक्ट प्रॉपर्टी लगाओ कि एफ एक्स की पावर n इंटू एफ डैश एक्स, इसका इंटीग्रल क्या होता है एफ एक्स की पावर n प्लस 1 मतलब log t का स्क्वायर, एफ एक्स की पावर n प्लस 1 तो 2 डिवाइड बाई 2, लिमिट कहाँ से कहाँ है 1 से लेकर के कहाँ तक x तक, तो एफ एक्स प्लस एफ ऑफ 1 बाई एक्स कितना आएगा, इस इंटीग्रल की वैल्यू कोरस्पोंडिंग टू अपर लिमिट, देखो 1 बाई 2 तो बाहर लिख लो, उस पे लिमिट का क्या काम है, तो log x का स्क्वायर, log x का स्क्वायर माइनस, अब x t की जगह 1 रखोगे तो log 1 तो क्या होता है 0, तो उस पार्ट की तो वैल्यू 0 आ जाएगी। तो ये आपके पास क्या आता है एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स आता है, क्या कि 1 बाई 2 log ऑफ x का क्या होल स्क्वायर, ये log x स्क्वायर नहीं है, ये log ऑफ x का होल स्क्वायर है, एफ एक्स की पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1। अब क्या करेंगे, आपको वो कहता है कि आप ये शो करो कि एफ ई प्लस एफ 1 बाई ई कितना होगा 1 बाई 2, तो जो आपने एफ एक्स प्लस एफ 1 बाई एक्स कैलकुलेट किया है, इससे आप एफ ई प्लस एफ 1 बाई ई कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसमें जहाँ भी x है वहाँ पर e रख दो, पुट x इज इक्वल टू कितना e। अगर इस एक्सप्रेशन के अंदर जो मैंने ये एक्सप्रेशन कैलकुलेट किया है स्टार इक्वेशन, इसमें x की जगह मैं अगर e रखता हूँ तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी एफ ऑफ ई प्लस एफ ऑफ 1 बाई ई इज इक्वल टू 1 बाई 2, ये क्या है log ऑफ x का होल स्क्वायर, तो log x कितना है e, इसका होल स्क्वायर, तो इसका मतलब f ऑफ e प्लस f ऑफ 1 बाई ई इज इक्वल टू log e कितना है 1, तो ये आपके पास किसके इक्वल आ जाएगा 1 बाई 2 के इक्वल। और यही हमने क्या करना था, प्रूव करना था, ये मुश्किल नहीं है, ये क्वेश्चन आसानी से आप कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम इन प्रॉब्लम्स को सोल्व कर सकते हैं। ये देखने में ऐसा लगता है कि बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, लेकिन इनमें ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अपनी प्रॉपर्टीज़ को क्लियर रखिए, उसके बाद हम अपना डेफिनेट इंटीग्रेशन का जो कंसेप्ट है उसकी मदद से इन क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। ठीक है, मैं आपके सामने एक क्वेश्चन को सोल्व और करता हूँ। देखिए ई टू 1 बाई ई टू ई आई इज इक्वल टू 1 बाई ई टू ई log ऑफ x, इसका मॉड्यूलस का डेफिनेट इंटीग्रेशन विद रिस्पेक्ट टू x। देखो आप इस क्वेश्चन को समझने की कोशिश करिएगा,
जब आपको मॉड्यूलस लगाया रहता है किसी फंक्शन पे तो उस फंक्शन की आपको समझ होनी चाहिए उस लोअर से अपर लिमिट के रास्ते में। किस पे मोड लगा है? log x पे। लोअर लिमिट 1/e है, अपर लिमिट e है। तो आपको क्या log x का ग्राफ पता है? log x का ग्राफ जानते हैं हम। log x के दो ग्राफ होते हैं। ये आपका log x का ग्राफ है जिस log का बेस 1 से बड़ा है, ठीक है। अब दूसरा जो ग्राफ होगा log x का, जब बेस 1 से छोटा होगा तब ये log x की कर्व होती है। अब आप ये देखिएगा कि जिस फंक्शन पे मोड लगा है उस फंक्शन में जो log है उसका बेस किससे बड़ा है? 1 से बड़ा। क्यों? क्योंकि e इज अप्रोक्सीमेटली 2.76। ई क्या होता है? एक इरेशनल नंबर होता है जिसकी अप्रोक्सीमेट वैल्यू कितनी लेते हैं हम? 2.76। तो अगर 1/e से लेकर e तक जाते हो तो 1/e कहाँ होगा? 0 पॉइंट समथिंग। देखो ये जो फंक्शन है जिस पे मोड लगा है इस log का बेस 1 से बड़ा है तो इसका ग्राफ कौन सा माना जाएगा? ऊपर वाला ग्राफ इसके लिए काम करेगा। 1/e टू e, तो 1/e तो क्या है? 0 पॉइंट समथिंग, तो यहाँ 1/e होगा। e कहाँ होगा? e आपका 1 के बाद होगा। 1 पे log 0 होता है। तो आप ये देखो कि 1/e से e तक जब जाते हैं तो log x फंक्शन की जो आउटपुट आती हैं उनका साइन एक जैसा रहता है या बदलती हैं किस पर? 1 पर। क्यों? क्योंकि देखो 1/e पर जो आपको log x की आउटपुट मिलती है वो कैसे मिलती है? नेगेटिव। कहाँ तक नेगेटिव मिलती है? 1 तक। उसके बाद 1 के बाद log x की आउटपुट क्या हो जाती है? पॉजिटिव। देखो e पर कहाँ मिल रहा है आपको? पॉजिटिव y एक्सिस पर आउटपुट मिल रहा है, ठीक है। तो इस रास्ते में log x क्या है? पॉजिटिव है। इस रास्ते में log x कैसा है? पॉजिटिव है, ठीक है। और इस रास्ते के अंदर log x कैसा है? नेगेटिव। मतलब y क्या है? नेगेटिव है। इसका मतलब 1/e से लेकर अगर e तक जाना है तो 1/e से लेकर e तक जो आपका log फंक्शन है ये दो तरीके के साइन की आउटपुट देता है। पॉजिटिव साइन की भी आउटपुट देता है और नेगेटिव साइन की भी आउटपुट देता है। और हमें इस log फंक्शन के मॉड्यूलस को ओपन करना है तो मैं क्या करता हूँ? 1 पर लिमिट को सेपरेट कर देता हूँ। मैं 1/e से क्या तक जाता हूँ? 1 तक। क्योंकि 1/e से लेकर 1 तक log x की आउटपुट का साइन एक जैसा है। कैसा है वो? नेगेटिव। तो एक जैसा साइन log x फंक्शन की आउटपुट का जिस इंटरवल में है उसके कोरस्पॉन्डिंग आप ब्रेक कर दीजिए। 1/e से लेकर 1 तक और 1 से लेकर e तक log x के आउटपुट का साइन एक जैसा है तो उसके लिए आप इंटीग्रल अलग लिख दीजिए, ठीक है। अब इस रास्ते में log x की आउटपुट का साइन एक जैसा है, मतलब सेम नेचर का फंक्शन है। 1/e से लेकर 1 तक log x 1/e से लेकर 1 तक कैसा है? नेगेटिव। अगर मोड के अंदर की चीज़ नेगेटिव है उस दायरे में तो उसका मॉड्यूलस किस में ओपन होगा? नेगेटिव में। तभी तो रिजल्ट पॉजिटिव बनेगा। log x का आउटपुट पॉजिटिव आना चाहिए। अब 1 से लेकर e तक log x की आउटपुट कैसी है? पॉजिटिव। तो उनका पॉजिटिव आउटपुट्स का या मोड के अंदर पॉजिटिव चीज़ होती हैं, ठीक है, तो उनका मोड भी किस में ओपन होता है? पॉजिटिव में ओपन होता है। अब आसानी से आप इसको क्या कर सकते हैं? बाई पार्ट से इंटीग्रेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर मैंने लिमिट को ब्रेक करना ही बताना था कि इस तरीके से आप लिमिट को क्या करेंगे? ब्रेक करेंगे। ठीक है। अब हमने डेफिनेट इंटीग्रेशन को कंप्लीट किया है। अगर किसी बच्चे की और कोई प्रॉब्लम भी है तो वो आप मेरे को व्हाट्सएप कर दीजिए।